Hey guys, hi. So we are starting with the human physiology. ठीक है, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से शुरू कर रहे हैं एंड इसके पहले देखो कई बार क्या होता है जब यूनिट स्टार्ट होता है तो एनसीईआरटी यूनिट स्टार्ट करने के ठीक पहले एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखती है, राइट। और कई बार क्या होता है हम स्किप कर देते हैं कि भाई इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या ही होगा, हमें लगता है अरे छोटा सा कुछ पैराग्राफ है, छोड़ो, इग्नोर मारो एंड डायरेक्ट चैप्टर में कूदो। और क्या होता है कि इसी जगह से क्वेश्चन आ जाता है, राइट। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करने से ठीक पहले एनसीईआरटी आपको बताती है। रिडक्शनिस्ट वर्सेस सिस्टमिक अप्रोच। और ये एक जनरल आइडिया है जो प्लांट फिजियो हो या एनिमल फिजियो हो, जिसकी भी आप बात करो, या बेसिकली किसी भी डिसिप्लिन को अगर आप पढ़ने की बात करो तो यू कैन स्टडी देम इन वन ऑफ द टू वेज। ठीक है, तो रिडक्शनिस्ट वर्सेस सिस्टमिक अप्रोच मतलब क्या है। देखो, पुराने ज़माने से हम कैसे किसी भी चीज़ को पढ़ते आते हैं, हमारे पास एक बहुत सिंपल लॉजिक होता है। अगर मुझे पता करना है ये पेन कैसे काम करता है, मैं इस पेन को इसके कंपोनेंट्स को तोड़कर हटाने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे पता करना है कि भाई ये लैपटॉप कैसे काम करता है, तो मैं लैपटॉप के कंपोनेंट्स को अलग अलग करूँगा और हर एक कंपोनेंट को समझने की कोशिश करूँगा। जब मुझे हर एक कंपोनेंट को समझ में आ जाएगा तो मैं एक हाइपोथेसिस दूंगा या एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करूंगा कि ये चीज़ें ऐसे काम करती है। सो रिडक्शनिस्ट अप्रोच का बहुत सिंपल फंडा है। नाउ व्हाट इट डज इज एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना को तोड़ तोड़ के सिंपलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करेगा और पहले इस सिंपल कंपोनेंट को पढ़ेगा। अगर मुझे इस सिंपल कंपोनेंट को समझ में आ गया तो मैं इसी अंडरस्टैंडिंग को जोड़ के फाइनल एक पिक्चर बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। दैट इज द रिडक्शनिस्ट अप्रोच। एक एग्जांपल यहां मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मान लो मुझे समझना है कि ह्यूमंस और एनी ऑर्गेनिज्म फॉर दैट मैटर, व्हाई डू दे लुक लाइक देयर पेरेंट्स। आप अपने मम्मी पापा या नाना नानी या दादा दादी की तरह दिखते हो। एक सिंपल सा हॉर्स भी अपने फादर या पेरेंट्स की तरह दिखता है। सो इट हैज़ गॉट 4 legs, इट हैज़ गॉट ईयर्स, उसके पास एक पूंछ होती है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स की तरह क्यों दिखता है, हमें ये समझना था। तो इस कॉम्प्लेक्स फेनोमेना को हमने पार्ट्स में तोड़ा। हमने क्या बोला कि भाई अगर किसी ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री देखो तो ऑर्गेनिज्म आया है जाइगोट से, हम सभी जाइगोट से आए हैं। अब जाइगोट में क्या है, जाइगोट में है न्यूक्लियस। और जाइगोट कहाँ से आया था, बेसिकली स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से। और स्पर्म और ओवम में क्या था, न्यूक्लियस था। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या था, बड़े बड़े क्रोमोसोम थे। क्रोमोसोम में क्या था, डीएनए और प्रोटीन्स था। डीएनए में क्या था, डीएनए में 4 पॉसिबल बेसेस हो सकते हैं और इन्हीं बेस के सीक्वेंस में आप सारा इंफॉर्मेशन छिपा के रखते हो। ठीक है, सो हमने क्या सोचा, एक बाय एक स्टेप तोड़ते चले गए। ऑर्गेनिज्म को जाइगोट में तोड़ा या सिंप्लीफाई किया, जाइगोट को स्पर्म एंड ओवम में सिंप्लीफाई किया, स्पर्म एंड ओवम को उनके न्यूक्लियस में सिंप्लीफाई किया, न्यूक्लियस को प्रोटीन या डीएनए में सिंप्लीफाई किया। और फिर समझा ये जो डीएनए है ये होता क्या है, सीक्वेंस ऑफ 4 पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड्स को ही डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं घोड़े या मेरी खुद की कैरेक्टरिस्टिक या जनरली इंसानों की कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, अगर मैं डीएनए को समझ जाऊंगा तो मैं उनको भी समझ जाऊंगा, ऐसा मुझे लगता था और ऐसा हमें लगता है। दैट द वे टू अंडरस्टैंड एनी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना इज ब्रेक देम अपार्ट इनटू सिंपल कंपोनेंट्स। इन सिंपल कंपोनेंट्स को समझो और फिर सभी चीजों को जोड़ के आंसर दे दो। ठीक है, सो हम कैसे करते हैं रिडक्शनिस्ट अप्रोच। सो वी डिसइंटीग्रेट द कॉम्प्लेक्स सिस्टम। किसी भी कॉम्प्लेक्स पेचीदे तरीके को डिसइंटीग्रेट, छोटा छोटे में तोड़ते हैं। ठीक, और बाय यूजिंग फिजिको केमिकल प्रोसेस यू कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स। ये जो सेपरेशन की बात आई, जैसे अगर मुझे सेल पढ़ना है, अगर डीएनए पढ़ना है तो मुझे पहले सेल वॉल तोड़ना पड़ेगा, मुझे सेल मेम्ब्रेन तोड़ना पड़ेगा, मुझे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ना पड़ेगा। फिर अगर मुझे डीएनए पढ़ना है तो मुझे प्रोटीन तोड़ने पड़ेंगे, मुझे आरएनए तोड़ना पड़ेगा।
सो बाय यूजिंग फिजिको-केमिकल प्रोसेस सेल को कैसे तोड़ेंगे? हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूज करके। एक बार सेल वॉल टूट गया या सेल मेम्ब्रेन टूट गया, मेम्ब्रेन को फाइनली कैसे तोड़ेंगे? मेम्ब्रेन लिपिड्स होता है तो लिपिड डाल देंगे। और अगर एक बार लिपिड टूट गया तो बच गया प्रोटीन और आरएनए। प्रोटीन और आरएनए को कैसे तोड़ेंगे? तो एंजाइम डाल दो, प्रोटीएज, सारे प्रोटीन टूट जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली जब आपके पास डीएनए आया, फिर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टूल को इस्तेमाल किया और एक एक करके डीएनए का सीक्वेंस पढ़ने की कोशिश की। ठीक है, अब इसी को कहते हैं रिडक्शनिस्ट अप्रोच। एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को तोड़ो, सिंपल फिनोमेना बनाइए और इस सिंपल फिनोमेना को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब क्या है कि रिडक्शनिस्ट अप्रोच सारे जवाब नहीं दे सकता। हमेशा रिडक्शनिस्ट अप्रोच आपके कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाता या इनकम्प्लीटली एक्सप्लेन करता है। जब ऐसा होगा तब हम ऑर्गेनिज्मिक या सिस्टमिक अप्रोच की बात करते हैं। क्या है ये ऑर्गेनिज्मिक और सिस्टमिक अप्रोच? अब याद करो चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड में आपने क्या पढ़ा था कि भाई लिविंग फिनोमेना इज अ रिजल्ट ऑफ इमर्जेंस। व्हाट इज इमर्जेंस? कंपोनेंट्स का आपस में तालमेल बैठाना, कंपोनेंट्स का आपस में इंटरैक्ट करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ इमर्जेंस। और कई बार जब कंपोनेंट्स आपस में बातचीत करते हैं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी आती है जो इंडिविजुअली कंपोनेंट्स के पास नहीं थी लेकिन इंटरैक्शन के कारण पैदा हुई। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। अगर आपने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को सस्पेंड करके वाटर में रख दिया तो क्या होगा? मोस्ट लाइकली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स किक आउट करेंगे। बट क्या ये इलेक्ट्रॉन्स केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं। आपको इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को थाइलाकोइड जैसे किसी मेम्ब्रेन सेटअप पे बैठाना होगा। उस मेम्ब्रेन सेटअप पे साइटोक्रोम PS1 बैठाना पड़ेगा। ये PS1 कुछ इस तरीके से बैठे कि बाहर से फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज आए और इलेक्ट्रॉन लेकर फाइनली NADPH बना ले, जो पहला एसिमिलेटरी पावर हमने पढ़ा था। एट द सेम टाइम थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन क्लोज होना चाहिए ताकि अंदर प्रोटॉन्स इकट्ठा हो और इन्हीं प्रोटॉन्स का इस्तेमाल करके आप ATP बना लो। तो सिर्फ क्लोरोफिल का मिक्सचर रख देने से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। अगर आपने क्लोरोफिल, साइटोक्रोम्स, फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ATP सिंथेज को उस पर्टिकुलर ऑर्डर में रखा, तब जाके वो फोटोसिंथेसिस को सक्सेसफुली कर पाएगा। तो सिस्टमिक अप्रोच क्या कहता है कि भाई सिर्फ तोड़ने पे विश्वास मत रखो, कोशिश करो कि जो कंपोनेंट्स किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बना रहे हैं उनके बीच में किस तरह के इंटरैक्शंस हो रहे हैं उनको समझो। अगर आप इंटरैक्शंस को समझ गए तो आप पूरे प्रोसेस को बहुत आसानी से समझ पाओगे। इसी अप्रोच को हम कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक और सिस्टमिक अप्रोच। और जो फील्ड ऑफ बायोलॉजी इस चीज को करता है उसको कहते हैं सिस्टम्स बायोलॉजी। ठीक है, अब हमारी दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है। हमें पता है कि जीन के नेटवर्क्स हैं, प्रोटीन के नेटवर्क्स हैं। अगर आपको शुगर ठीक करना है तो सिर्फ इंसुलिन डालने से काम नहीं चलेगा। आपको समझना पड़ेगा आपकी बॉडी इंटरैक्ट कर रही है एज अ होल न्यू सिस्टम। सो वी स्टार्ट मैपिंग द इंटरैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स और समझते हैं कि इंटरैक्शंस कैसे एक नेटवर्क ऑफ फिनोमेना को गिव राइज करते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज का। पहला एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया कि कैसे क्लोरोफिल और उससे रिलेटेड मॉलिक्यूल्स एक साथ काम करके फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं। ठीक है, कैसे अगर फोटो सिस्टम 2 को अकेला काम करने दिया तो वो इतना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा कि वो फोटो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन PS2 के बेस पे अगर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स तैनात है तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स वाटर को ब्रेक करते रहेगा, इलेक्ट्रॉन की भरपाई करते रहेगा। जाइलम और फ्लोएम को अगर अकेले अकेले रखो तो शायद ये ट्रांसफर ना कर पाएंगे सब कुछ। लेकिन जाइलम और फ्लोएम जब एक साथ रहते हैं तो फ्लोएम में जैसे सुक्रोज आता है, फ्लोएम जाइलम से पानी मांग लेता है। इस फ्लोएम के अंदर प्रेशर बढ़ता है और इस प्रेशर के कारण
जो सुक्रोज का सॉल्यूशन है वो एक सीव ट्यूब से नेक्स्ट सीव ट्यूब पुश हो जाता है और ये जाके हमें देता है कंडक्शन ऑफ शुगर्स इनसाइड द फ्लोएम। तो हम कुछ भी कर लें, हम किसी भी लेवल पे असेंबली की बात करें, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, सुप्रा मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल का एक जत्था, एक ग्रुप, जैसे कि फोटो सिस्टम 2 या फोटो सिस्टम 1 है, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटी, ये सारे के सारे अपना इंटरैक्ट करके एक इमर्जेंट सिस्टम बना रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, अल्फोंसो कोर्टाई। अल्फोंसो कोर्टाई, इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो आपके इंटरनल ईयर में है वो कैसे हियरिंग में एक रोल प्ले करते हैं। आप ये सोचोगे कि भाई हमें ये अब क्यों ही पढ़ना। देखो, मैं मानता हूँ कि ये चैप्टर पहले था और अब डिलीट हो गया है, ठीक है, बट अब दिया हुआ है तो एक छोटी सी बात को पढ़ ही लो ना, बेहतर है ना, वाई टू रिस्क इट। कूल। तो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट सिस्टमिक अप्रोच एज वेल एज द रिडक्शनिस्ट अप्रोच। ठीक, अब हम आएंगे नेक्स्ट पे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चैप्टर में बहुत केयरफुली एनसीईआरटी ने दो चीज़ों को दिखाया है कि ये चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूरा नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट ब्रीदिंग, द फिजिकल जॉब ऑफ गेटिंग द गैसेस इनसाइड। जब हमें गैसेस को अंदर इकट्ठा करना है, दैट प्रोसेस इज ब्रीदिंग। एंड एक बार जब गैसेस का ग्रुप मेरे बॉडी के अंदर आ गया तो कैसे मैं सेल्स तक इसको पहुंचाऊंगा, द होल प्रोसेस, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, और आगे बढ़ने से पहले मैं याद दिला दूं कि हम गैसेस की बात कर ही क्यों रहे हैं, है ना। वाई आर वी टॉकिंग अबाउट गैसेस? वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस फॉर अ सिंपल रीजन, क्योंकि हमने रेस्पिरेशन में देखा था कि भाई रेस्पिरेशन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमें 38 एटीपी एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना है तो कॉम्प्लेक्स 4 पे एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को ले सके, उस इलेक्ट्रॉन को जिसने अपनी सारी एनर्जी गंवा दी है। ठीक है, सो हम समझ सकते हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। और ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि हमें एक ग्लूकोज से 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी उठाना है। ठीक है, आई होप क्लियर है। सो टेक्निकली इसे वेंटिलेशन या नॉर्मली इसे आप ब्रीदिंग कह सकते हो। अब हमारा फोकस कुछ फर्स्ट पैराग्राफ के कुछ डिस्कशंस पे है, जिसमें हम ये समझते हैं कि ये जो ऑर्गन्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रीदिंग स्ट्रक्चर्स, हमें तो इस चैप्टर में डिटेल ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है, बट ह्यूमंस आर नॉट द ओनली वंस दैट आर ब्रीदिंग, एंड वी हैव टू सी कि ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम जो एनिमल्स हैं उन्होंने कैसे स्ट्रक्चर्स या सिस्टम्स डिवाइस किए हैं जहाँ पे ब्रीदिंग या वेंटिलेशन विच इज़ अ फिजिकल एक्सचेंज हैपेंस। ओके, सो शुरुआत करते हैं सबसे ईजीएस्ट स्ट्रक्चर से, बॉडी सरफेस। देखो क्या है कि लाइफ की जब शुरुआत हुई तो बहुत सारा जुगाड़ तो हो नहीं सकता था। तो ईजीएस्ट जुगाड़ क्या था कि बॉडी को सिंपल रखो। सिंपल बॉडी अगर रही तो मोस्ट ऑफ द सेल्स आपके इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होंगे, इन्वायरमेंट आपके पास कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन लेकर आ ही जाएगा और आप उसका इस्तेमाल कर लेना। ऐसे समझो, आपको एसी की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपका घर बहुत ही दीवारों से बना है, जहाँ बहुत सारी हवा नहीं आ रही है, और जब हवा नहीं आ रही है तो हवा आपको आर्टिफिशियली घुमाना पड़ेगा। वो आर्टिफिशियली घुमाने वाली हवा पंखा या और भी ज़्यादा तो एसी बन जाता है। अब जो हम सिंपलेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, स्पॉन्जेस हो, सिलेंट्रेट हो, उनके बॉडी में सिर्फ 2 वॉल ही होते हैं, और ये 2 वॉल भी ऐसे अरेंज्ड हैं कि मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। अगर आपको स्पॉन्जेस के बारे में याद हो, एक बाहर की बॉडी वॉल थी जिसको कहा था पिनाकोडर्म, और एक अंदर की बॉडी वॉल थी जिसको कहा था कोएनोडर्म। पिनाकोडर्म में छेद थे, छेद पानी को लेकर अंदर आ रहा था, और यही पानी एक गड्ढे में, एक कैविटी में इकट्ठा होता था। इस
कैविटी का नाम हमने दिया था स्पॉन्जोसील, और इसी कैविटी से पानी बाहर चला जाता था। तो पानी आता था और बाहर चला जाता था। लेकिन यही करने के दौरान एक कमाल की चीज क्या होती थी, पानी अपने साथ ऑक्सीजन को भी लेके आता था। सो फॉर द फर्स्ट फ्यू एनिमल्स जो हम बनाते हैं, कुछ ऐसे ही लाइफ चलती रही। बट ऐसी लाइफ का मतलब ये भी है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। लाइफ इज़ टू सिंपल टू अचीव समथिंग मार्वेलस। जाहिर सी बात है यार, अगर ज़िंदगी भर ABCD 1 2 3 4 पढ़ते रहें तो लाइफ तो मज़े में कटेगी ना। बट फिर हम कुछ नया बड़ा नहीं कर सकते, फिर हम कभी हार्ट सर्जरी नहीं कर सकते, कभी ब्रेन डैमेज को ठीक नहीं कर सकते। सो इवोल्यूशन ने भी कुछ तिगरम अपनाया, और जो नेक्स्ट बैच ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे जैसे कि फ्लैटवर्म्स, इनकी बॉडी के फ्लैट शेप होने के कारण ये अपने स्किन से या अपने बॉडी वॉल से डायरेक्टली ऑक्सीजन को ले लिया करते थे। इसके बाद डेवलपमेंट थोड़ा और आगे बढ़ा, हमारे पास अर्थवर्म्स आए। अर्थवर्म्स थोड़े बड़े हुए, बट उन्होंने अपने स्किन को, क्यूटिकल को ज़्यादा वैस्कुलर सप्लाई दिया। वैस्कुलर सप्लाई मतलब नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इकट्ठा करके बॉडी तक पहुंचा देते थे। तो कई समय तक बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होते रहा, एंड रेस्पिरेशन का यहां मेरा मतलब है ब्रीदिंग से। इंसेक्ट्स, कॉकरोच आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एंड यू नो कॉकरोच के बॉडी पे स्पाइरेकल्स होते हैं, और उसी स्पाइरेकल से ये ट्रैकिया बॉडी के अंदर की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है। स्पाइरेकल्स होल है, और इसी होल से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, और यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फाइनली डिवाइड करके और सब डिवाइड करके ट्रेक्यूल्स बनाता है। और ये ट्रेक्यूल्स डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं बॉडी के सेल से, और वहां पे जाके ऑक्सीजन को डिलीवर कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रेकियल रेस्पिरेशन, जो स्पाइरिकल्स, द होल्स ऑन द बॉडी का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मछलियों की। मछलियों के द्वारा, मछलियों के पास गिल्स होगा और गिल्स रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, और उसको हम कहते हैं ब्रेकियल रेस्पिरेशन। अब ब्रेकियल रेस्पिरेशन में आपको इजीली दिख सकता होगा यहाँ पे कि ये कुछ गिल आर्चेज हैं। अगर आप मछलियां खरीदने जाते हो खाने के लिए तो आपको ये दिखता होगा, ये गिल आर्चेज हैं। एक गिल आर्च में ऐसे कई सारे गिल फिलामेंट्स हैं, एक गिल फिलामेंट में ऐसे कई सारे मेम्ब्रेनस फ्लैप्स हैं। और इस मेम्ब्रेनस फ्लैप में हो क्या रहा है, बहुत ही सिंपल काम। ब्लड को हम एक आर्टरी से आर्टरी से एक वेन की तरफ मूव करा रहे हैं। ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द इंटायर बॉडी, उसको एक दूसरी तरफ मूव करा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो हम मूव कराएंगे तो वाटर इसके ठीक विपरीत दिशा में हम मूव करा रहे हैं। ये क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसको कहते हैं काउंटर करंट। व्हाट इज काउंटर, व्हाट इज करंट? फिजिक्स में पढ़ते हैं हम व्हाट इज करंट, फ्लो ऑफ एनीथिंग। काउंटर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पिक्चर में अगर ये वायलेट वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ब्लू टू रेड जो है ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर वायलेट आपका वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ब्लू टू रेड, ये जो आपका रेड लाइंस है, ये आपका ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पानी एक तरफ से दूसरे तरफ को फ्लो कर रही है, और जब फ्लो कर रही है तो ऑक्सीजन रिच एयर लेकर आ रही है। वेयर एज जो आपका ब्लड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एंड जब वो पानी से होके गुजरता है तो पानी से ऑक्सीजन पुल इन कर लेता है। बट आप ये समझो कि ये सारी चीजें हो कहाँ रही है, गिल्स पानी के अंदर काम कर रहे हैं, दे वर्क ओनली इनसाइड वाटर, सो दे आर नॉट वेरी गुड। एंड क्यों दे, व्हाई आर दे नॉट वेरी गुड? फॉर अ सिंपल रीजन बेटा, कि पानी में जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है
पानी में जो सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज वेरी लेस। वहीं पर अगर ये सेम चीज़ हम हवा के साथ करें, हवा में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से हम ज़मीन की तरफ ट्रांजिशन लेने की कोशिश करेंगे। सो अ ब्रांच ऑफ फिशेस टुक टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द लंग्स। उसी को आपकी एनसीईआरटी बाद में इवोल्यूशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सार्कोप्टेरिजी were the fishes who started using the swimming bladders to store oxygen rich air or even for breathing purposes. Eventually हमारे पास breathing organ जो हवा में सांस ले सके वो डेवलप हो गया और उसी को हमने कहा लंग्स। सो जब गिल से सांस लेंगे तो ब्रेकियल, लंग से सांस लेंगे तो पल्मोनरी। अब देखो एक चीज़ जो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया क्योंकि अब बाहर माना जाता है सिलेबस से, गिल्स ज़रूरी नहीं कि बॉडी के अंदर हो। आप समझो इस बात को, अगर कोई भी ब्रीदिंग स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर है तो आपको ब्रीदिंग मीडियम को बॉडी के अंदर लाना पड़ेगा। आपका लंग्स एक ब्रीदिंग स्ट्रक्चर है, वो बॉडी के अंदर है, आप हवा को बॉडी के अंदर लेकर आते हो, फिर एक्सचेंज होता है। इन द सेम फैशन ब्लड जो ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है वो गिल्स से फ्लो हो रहा है और गिल्स आपका ब्रीदिंग ऑर्गन है। ब्रीदिंग ऑर्गन अंदर रख रहे हैं और अंदर एक्सचेंज करा रहे हैं तो पानी को अंदर लाना पड़ेगा। तो मछलियां जब मुंह खोलती हैं ना, वो मुंह खोल के क्या कर रही हैं, वो मुंह खोल के पानी को डायरेक्ट कर रही हैं और वहीं से पानी की एक धार आपके गिल्स के ऊपर से होकर गुजरती है। लेकिन अगर गिल्स या लंग जैसे स्ट्रक्चर बॉडी के बाहर से ज़्यादा एक्सपोज्ड होते तो उन्हें ज़्यादा रिच सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलता, है ना। मेक सेंस। जब तक मैं इन स्ट्रक्चर्स को बॉडी के अंदर रखूंगा, मेरा ब्रीदिंग मीडियम चाहे वो हवा हो या पानी हो उसको पहुंचना पड़ेगा। लेकिन इन्हीं स्ट्रक्चर्स को अगर मैंने बॉडी के बाहर रखा है तो ये बहुत क्विकली हवा से या पानी से ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्या इसका कोई प्रॉब्लम है, क्या साइड इफेक्ट है क्या? सोचिए, पॉज करो वीडियो को और सोचो। बिल्कुल है। साइड इफेक्ट ये है कि अगर आपने चीज़ों को, आपके ब्रीदिंग सरफेसेस को बाहर रखा तो वो इन्वायरमेंटल डेंजर का खतरा उठाएंगी। सो इफ अगर ये चीज़ें बाहर है देन इन्वायरमेंट या प्रेडेटर, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इन्वायरमेंट, या प्रेडेटर उसे डैमेज कर सकता है। मान लो किसी मछली का गिल्स बाहर की तरफ है एकदम, तो उस किसी प्रेडेटर को अगर मछली को मारना है तो सबसे क्या अच्छा काम करेगा, जाके मछली के गिल्स को का एक बाइट बस देगा। इस एक बाइट से इतना ज़्यादा ब्लड लूज होने लगेगा कि मछली का बचना पॉसिबल नहीं है। सेम इज द केस ऑफ बुक लंग्स। बुक लंग्स बुक की तरह लंग्स जैसे स्ट्रक्चर हैं। अगर आप ये नाम कहीं सुनो ना, बुक लंग्स, बुक गिल्स, ये बुक की तरह गिल लाइक स्ट्रक्चर्स, बुक की तरह लंग लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक, तो हम नहीं चाहते कि हम चीज़ों को बाहर रखें, हमारी ब्रीदिंग सर्फेसेस को बाहर रखें क्योंकि उससे डैमेज बहुत होता है। हम चाहते हैं कि वो बॉडी के अंदर रहे ताकि प्रोटेक्टेड रहे। लंग्स इज अ सिमिलर ऑर्गन, वो बॉडी के अंदर रहेगा और प्रोटेक्टेड रहेगा एंड वेरी सून यू आर गोइंग टू सी कितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ प्रोटेक्शन हो सकता है। कुछ लोग स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, आपने फ्रॉग में पढ़ा है, स्किन इज हाईली वैस्कुलराइज, दैट इज वहाँ से करेंगे। हालांकि बकोफेरेंजियल कैविटी, ये भी आपने पढ़ा होगा, बकोफेरेंजियल cavity, it is simply the cavity of the mouth and the pharynx. Frogs बकोफेरेंजियल कैविटी से भी सांस ले सकते हैं। ठीक है। सो ओवरऑल बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स बने हैं और ये स्ट्रक्चर्स सीधा सीधा आपके ब्रीदिंग को और एफिशिएंट बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही। और हमने इस लेक्चर में क्या करा, हमने करा रिडक्शनिस्ट एज वेल एज सिस्टमिक अप्रोच। और फिर हमने देखा कि भाई ये अच्छी बात है बट सीधा लंग्स पे जंप करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि बाकी फाइला
कैसे अपनी ऑक्सीजन नीड्स को पूरा करते हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।